नमस्ते। वेलकम टू अद्वित्यास डाइट क्लिनिक मेडिसिन फ्री लाइफ। आज हम फेब्राइल कन्वल्शन, तरका, एपिलेप्सी मतलब मृगी, इसको लेके बात करेंगे। एंड इसके साथ ये डिजीज़ के साथ डाइट कितना रोल प्ले करता है या कि क्या मॉडिफिकेशन में हम डाइट दे सकते हैं इस पेशेंट को, वो डिस्कस करेंगे। ज़्यादातर हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम में जो तरका टाइप पेशेंट आता है, मतलब फीवर आता है, फीवर के टाइम कन्वल्शन होता है छोटी उम्र में, अप टू 5 to 6 years चाइल्डहुड में, और मृगी एपिलेप्सिक पेशेंट होता है। इन लोगों का ज़्यादातर हेल्थ थोड़ा सा अंडरवेट की तरफ रहता है, डाइजेशन भी थोड़ा सा वीक होता है, नॉट फॉर एवरीबडी बट ज़्यादातर इम्यूनिटी भी थोड़ा सा कम होता है एंड लेथर्जिक टाइप होता है एंड थोड़ा सा लेस एक्टिव होता है। अगेन सेइंग नॉट फॉर ऑल। तो ये पेशेंट्स के लिए हमेशा बोला जाता है कीटो डाइट इज़ मोस्ट इफेक्टिव फॉर दिस एपिलेप्सी एंड तरका पेशेंट्स। बुकिशली अगर हम देखें, ये पढ़ाया जाता है कीटो डाइट इज़ फॉर द एपिलेप्सी पेशेंट्स, बट practically in my chambers and outdoors and hospitals and nursing home, keto diet is not helpful for all this epilepsy and tarka patients, मतलब febrile convulsion patients। कीटो डाइट मतलब जिस डाइट में फैट परसेंटेज ज़्यादा रहता है, मानिए चीज़, बटर, मिक्स ऑयल, घी, ये सब ज़्यादा परसेंटेज में दिया जाता है। 10% की जगह 20 to 25 इवन 30% भी अलाउ करते हैं या प्रिस्क्राइब करते हैं। इससे पेशेंट को जो प्रॉब्लम होता है, ये सब पेशेंट ज़्यादातर मैक्सिमम लेवल में थोड़ा सा डाइजेशन वीक होता है, इन लोगों को और भी डाइजेशन प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। दे कैन डाइजेस्ट, अचानक से लूज मोशन स्टार्ट हो जाता है या गैस्ट्रो प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। तो बेटर है पेशेंट कैसा है, उसका डाइजेशन पावर क्या है, उसका विटामिन डी लेवल क्या है, उसका हीमोग्लोबिन क्या है, उसको वर्म्स इन्फेस्टेशन है या नहीं है, उसका हेल्थ मतलब उसका वेट एज के हिसाब से और हाइट के हिसाब से क्या है, क्या होना चाहिए, क्या है मतलब कितना कम है या कितना ज़्यादा है, इस हिसाब से उसका डाइट होना चाहिए, मतलब फूड होना चाहिए। पेशेंट की प्रेफरेंस के हिसाब से उसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। मानिए पेशेंट को हीमोग्लोबिन कम है, एपिलेप्सी पेशेंट है, पेशेंट एपिलेप्सी का मेडिसिन ऑलरेडी ले रहा है, उसको गैस्ट्रो प्रॉब्लम है, उसको लेथर्जिक टेंडेंसी है, थोड़ा सा जो कंसंट्रेशन है, पढ़ाई की जो इंटरेस्ट है वो भी कम है। तो इस टाइप के पेशेंट को होममेड खाना देना बहुत ज़रूरी है। हर एक खाना खाने के साथ जो रोस्टेड सीड्स होता है, मानिए पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, आपका जो तिल, तीसी, मगज, इस सब का जो बहुत ही ओमेगा 3 ओमेगा सी रिच एंड फाइबर रिच अच्छा सा प्रोटीन भी रहता है इस सब में। पर अगर आप ठीक लेवल में पेशेंट खाते हैं तो डाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं होता है। तो हर एक खाना खाने के साथ अगर ड्राई फ्रूट रोस्टेड या भिगा हुआ कंडीशन में दिया जाए एंड दैट शुड बी च्यूड वेरी वेल बाय द पेशेंट, तो दैट हेल्प द पेशेंट इन डाइजेशन एंड टू इम्प्रूव द इम्यूनिटी। एपिलेप्सी धीरे धीरे टाइम के साथ, ट्रीटमेंट के साथ ठीक हो जाता है, मतलब इट्स क्यूरेबल डिजीज़। पर उसको लेके हमारे सोसाइटी में बहुत सारे मिसकंसेप्ट, रॉन्ग कंसेप्ट एंड बहुत सारे गलत धारणाएं हैं। हमारी सोसाइटी में जो सबसे बड़ा टैबू है बच्चे को ज़बरदस्ती खिलाना, जो एपिलेप्सी या फेब्राइल कन्वल्शन पेशेंट के लिए बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमेशा ही थोड़ा थोड़ा मील, बैलेंस डाइट एंड बहुत ही इजी टू डाइजेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। जैसे एग अगर पोच हिसाब से हो तो अच्छा है, पनीर को अगर ना फ्राई करें, डायरेक्ट झोल या कढ़ी में दे दे, उस हिसाब से हो तो अच्छा है। कॉटेज चीज़ बना के दे दे, मतलब घर का बना हुआ जो पनीर होता है उस हिसाब से दे, दैट इज़ डाइजेस्टेबल फॉर्म। उसको अच्छे से फ्राई करके, ब्राउन करके उसको झोल में डालें, वो एपिलेप्सी पेशेंट को दिया जाए तो आप फिजियोलॉजिकली इट्स नॉट
हेल्पफुल फॉर दिस एपिलेप्सी और फेब्राइल कन्वल्शन पेशेंट। मानिए चिकन दिया गया, वो पोल्ट्री ना देके देसी जो मिलता है वो दिया जाए पेशेंट को। अगर आप फिश दे रहे थे, ऐसा फिश दीजिए एपिलेप्सी पेशेंट को जो पूरा मछली को वो अच्छे से च्यू कर खा पाए, मतलब उसका कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन उसके लिए डाइजेस्टेबल हो। ज़रूरी नहीं है जो कॉस्टली फ़िश ही आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल प्रमाणित होगा इस सब पेशेंट के लिए। सप्लीमेंट इन लोगों के लिए लग सकता है अगर पेशेंट बहुत ही अंडरवेट है या अच्छे से चावल या रोटी खिचड़ी नहीं खा पा रहा है, तो तब इस सब पेशेंट के लिए सप्लीमेंट लग सकता है। पर अगर आप देखते हैं हीमोग्लोबिन D3, LFT, लिवर फंक्शन टेस्ट, पेशेंट का एमाइलेज, लाइपेज सब कुछ ठीक है, पेशेंट का वर्म इन्फेस्टेशन मतलब पेट में कीड़ा नहीं है, पेशेंट को एस्मा टाइप का प्रॉब्लम नहीं है, तो दे कैन बी फीडेड थोड़ा सा अच्छे अमाउंट में दे सकते हैं फॉर अकॉर्डिंग टू पेशेंट नीड। एक साथ 7-8 टाइप का खाना दे के पेशेंट को सिचुएशन और भी बिगड़ सकता है। अगर इंडाइजेशन होगा, पेशेंट बेहोश हो जाएगा या उसको गैस की प्रॉब्लम होगा, कंस्टिपेशन होगा, लूज मोशन होगा, तब और भी ख़राब लगता है। फेब्राइल कन्वल्शन और एपिलेप्सी पेशेंट्स की जो परिवार है, परिवार के लोग हैं, मम्मी पापा हैं, दे आर वेरी मच कन्फ्यूज्ड एंड बहुत ही डरे हुए टाइप का वो रहता है, क्या दे और क्या ना दे पेशेंट को, मतलब क्या देने से पेशेंट मेरा ठीक होगा, कन्वल्शन नहीं होगा। ये से ज़्यादा आप ये सोचिए पेशेंट को हम ऐसा खाना देंगे, ऐसा कॉम्बिनेशन में खाना देंगे जो पेशेंट को वो जो मेडिसिन मिल रहा है उसको भी सपोर्ट करे, पेशेंट को जो ग्रोथ है उसको भी बरकरार रखे, मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ ठीक ठाक हो, पेशेंट को जो बीमारी है, आपका बुखार है, सर्दी जुकाम है, दर्द है या कभी इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है, ये सब ना हो। ओके, मेडिकली थिंकिंग कीजिए, आस पड़ोस वाले की बात मत सोचिए, कोई टैबू के ऊपर भरोसा मत कीजिए जो ये देने से एपिलेप्सी ठीक हो जाएगा, ये देने से आपका और भी कन्वल्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। फर्स्ट कंटिन्यू द मेडिसिन, रिपोर्ट टाइमली कराइए और डाइट में भिगा हुआ सीड्स या ड्राई फ्रूट्स भिगा हुआ, बादाम तेल सरसों के साथ मिला के या राइस ब्रान ऑयल सरसों के तेल के साथ मिला के दीजिए। अंडा, फिश, एग, पनीर आप कुछ भी दे रहे हैं उसको ज़्यादा कुकिंग मत कीजिए। बच्चे को या पेशेंट को, किसी भी एज के पेशेंट को फोर्स फीडिंग मत कीजिए। अगर फोर्स फीडिंग होगा तो दैट विल बी डेंजर फॉर द पेशेंट, उसको ठीक करना मुश्किल होगा बाद में। ओके, पेशेंट को जो प्रेफरेंस है उसको इम्पोर्टेंस देने की कोशिश कीजिए और फूड डायरी मेंटेन कीजिए जो इन फ्यूचर उसको मॉडिफाई करके पेशेंट को और सपोर्ट किया जाए, मेडिसिन कम कर दिया जाए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।